नमस्कार दोस्तों, मेंस के आंसर राइटिंग सेशन के इस एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। बुडानी आईएएस के सानिध्य से एबी प्लस टीवी पर मेंस के लिए आंसर राइटिंग के एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें आपको पहले साप्ताहिक तौर पर आंसर राइटिंग के सेशंस उपलब्ध करवाने की बात कही गई थी, जिसमें हम लोग एक वीडियो के माध्यम से प्रति उस कार्यक्रम में हम लोग यूपीएससी और आरएस मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे और उसका आंसर लिखने का तरीका या एक तरीके से ये कहूँ कि मॉडल आंसर जो है वो मैं आपको स्पष्ट करूंगा। पर पहले ही कार्यक्रम के बाद आप लोगों के अपार स्नेह की वजह से कुछ छात्रों की ये मांग थी कि इस तरीके के सेशन जो है वो नियमित चलने चाहिए, या ये कहूँ कि वो प्रतिदिन की मांग कर रहे थे। परंतु प्रतिदिन इस तरीके के कार्यक्रम को संचालित कर पाना इतना संभव नहीं है, क्योंकि एबी प्लस टीवी पर पहले से बहुत से कार्यक्रमों के स्लॉट हैं। इसलिए हमने इसका एक तरीके से समाधान निकाला है कि आपका 3 दिन का जो है वो तो प्रीलिम्स के हिसाब से एक क्विज शो रख दिया गया है और 3 दिन मेंस के हिसाब से इस सेशन को एडजस्ट कर दिया गया है। तो प्रतिदिन शाम को 4 बजे ये ऐप पर प्रसारित होगा। 3 दिन प्री के हिसाब से हो जाएगा और 3 दिन मेंस के आंसर राइटिंग के सेशन हो जाएंगे। अब जब हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो मेंस के अंदर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हर छात्र के पास में सूचना होती है। कहीं ना कहीं जब उसने प्री पास की है तो हम ये कह सकते हैं कि उस छात्र के पास सूचना और ज्ञान है, चीजों को लिखने की केवल कला नहीं होती। या दूसरी भाषा में समझाऊं तो जैसा हम लोग बीए की तैयारी कर रहे हैं और उसकी एग्जाम देते हैं तो उस दौरान आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा महसूस करते हैं कि हर क्वेश्चन का उत्तर आपको आ रहा है, लेकिन फिर भी एक वास्तविक उत्तर किस दिशा में होना चाहिए वो हम नहीं लिख पाते हैं। वहां उद्देश्य जरूर अलग होता है, लेकिन यहाँ उद्देश्य जो है वो इस गरिमामयी पद को प्राप्त करना है। इसके लिए जरूरी है कि जैसा यूपीएससी की आवश्यकता है उसी के अनुकूल हम यदि उत्तर लिखते हैं तो बेहतर है। तो इस आंसर राइटिंग के सेशन को हम लोगों ने नाम दिया है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, कि किस तरीके से एक बेहतर उत्तर लेखन की कला प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। यह अभ्यर्थियों में तभी विकसित हो सकती है जब हम लोग इनकी निरंतर तैयारी करें। सामान्य रूप से हम लोग जब भी किसी वेबसाइट्स के जरिए या ऑनलाइन सोर्सेज के जरिए जाते हैं तो हमें पीडीएफ के फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में चीजें मिल जाती हैं, लेकिन एक तरीके से वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है कि किस तरीके से उत्तर को लिखना चाहिए। तो हम लोग इस श्रृंखला में केवल करंट अफेयर्स से जुड़े जो मेंस के सवाल है, यानी पिछले सप्ताह में कोई चीज ऐसी रही होगी जो चर्चा में रही होगी, जो मेंस के हिसाब से उपयोगी है, उन क्वेश्चनों का हम लोग वीडियो के माध्यम से एक सॉल्यूशन करेंगे, जहां आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को समझने का तरीका, उसके अंदर उत्तर लिखने की कला, और ये आपके पास बहुत कम समय होगा। अभी इस वीडियो एनालिसिस में तो हम लोग पूरी चीजों को बारीकियों से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस सेशन का उद्देश्य यही है कि आपको इस तरीके से चीजें उपलब्ध करवाई जाएं ताकि आप इन चीजों का जब अध्ययन करें तो एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन देखें तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि इसमें क्या लिखना है। तो आज हम लोग इस आंसर राइटिंग सेशन के एपिसोड 2 की बात करते हैं, जिसमें हम लोग आईएएस और आरएस के मेंस के हिसाब से आंसर राइटिंग सेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग बात करेंगे आंसर राइटिंग सेशन की, तो इसकी कुछ उपयोगिताएं हैं जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि हम लोग करंट के जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग पेपर के जो चीजें न्यूज पेपर में रही हैं, उन्हीं चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, यानी उस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके के पॉइंट्स शामिल होने चाहिए, एक तरीके से ये कह सकता हूं कि उस क्वेश्चन का उत्तर लिखने की कला क्या है या कितने भाग में उसको डिवाइड करना है, उस क्वेश्चन की क्या आवश्यकता थी, इसको हम लोग एक ढांचेगत तरीके से समझेंगे। दोनों भाषा में समझेंगे ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे चीजों को क्लियर कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अंत में मैं आपको एक मॉडल आंसर भी दूंगा, यानी उस आंसर में किस तरीके के की पॉइंट्स को शामिल करने की आवश्यकता थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अब यह संशोधित हो चुका है, वीकली सेशन की जगह आपको पूरे सप्ताह में 3 बार मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको मिलेगा। ये जो वीडियो है ये आपको 2 जगह मिलेगी, एबी प्लस टीवी के ऐप पर मिलेगी और दूसरा बुडानी आईएएस के ऐप पर मिलेगी। तो आप दोनों जगह इस चीज का लाभ उठा सकते हैं जहां कहीं भी आप इन चीजों को देख रहे हैं। आज के क्वेश्चन की बात करूंगा तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में आपको बता दिया था, और लास्ट सेशन में क्वेश्चन था कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द कंटेम्पररी टाइम्स। समकालीन परिस्थितियों में भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व पर चर्चा करनी है।
तो पिछली बार भी हमने इसी तरीके का क्वेश्चन किया था जिसमें चर्चा करने के टॉपिक पर चर्चा एक सवाल हमने किया था, यानी जो कीवर्ड था वो चर्चा ही था, डिस्कस ही था। आज भी यहां हमने ऐसा ही लिया है ताकि पिछली बार आपने कितना चीजों को समझा उन चीजों को अधिक बारीकियों से हम कर सकें, इस उद्देश्य से। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर हम अध्ययन करते हैं। करंट का है, जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है या आईआर का क्वेश्चन कह सकता हूं कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द कंटेम्पररी टाइम्स। क्वेश्चन की कुछ शर्तें हैं कि समकालीन परिस्थितियों में, यानी जो आज परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व को नहीं बताना है। चीजों को अच्छे से समझना कि समकालीन परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व को भारतीय विदेश नीति की दिशा में बताना है, यानी इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का वर्तमान परिस्थितियों में भारत के अनुसार क्या महत्व है वो बताना है। न कि इस क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं तो बहुत फर्क हो सकता था। यदि मैं ये कहूं कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन द कंटेम्पररी टाइम्स, तब तो इसका आंसर बिल्कुल अलग हो जाता। पर अब यहां शर्त क्या है कि समकालीन, यानी जो आज की परिस्थितियां हैं उनमें भारतीय विदेश नीति में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व पर चर्चा करने की क्या है आवश्यकता। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जब देखेंगे तो इससे पहले 3 चीजें मैंने आपको लास्ट बार भी कहा था कि किसी भी क्वेश्चन की बेहतर उत्तर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, यानी एक महत्वपूर्ण उत्तर लेखन की जो कला है, इस कला को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको 3 चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीवर्ड। उस क्वेश्चन के अंदर हमेशा कीवर्ड को ढूंढो। कीवर्ड का तात्पर्य होता है किस तरीके का सवाल क्या पूछा गया है, चर्चा करना, स्पष्ट करना, मूल्यांकन करना, टिप्पणी करना, इन सब का आंसर मैंने पहले कहा था अलग अलग होता है। इसलिए आपको पहली चीज ये देखनी है कि इसका कीवर्ड क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो है की पॉइंट। की पॉइंट का मतलब है कि इसमें क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं, क्या की पॉइंट्स हैं। और तीसरी, फिर उनको अरेंज कर लेना है कि आपको एक रूपरेखा बनानी है ढांचागत तरीके से कि इसका आंसर क्रमबद्ध तरीके से किस तरीके से लिखना है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आप उत्तर में शब्दों का कितना प्रयोग करते हैं, कितने महत्वपूर्ण चीजें लिखते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट या पहली प्राथमिकता जो एग्जामिनर देता है वो देता है उस उत्तर लिखने की जो फ्रेमिंग थी, एक ढांचागत तरीका था कि क्या मैंने पूछा था किस तरीके से बताया गया, कोई इरिलीवेंट चीज तो नहीं बताई गई या क्रमबद्ध तरीके से ना होकर ऊपर नीचे तो नहीं बताया गया। इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो 3 चीजें आपके सामने आ गई हैं कि आपको एक तो कीवर्ड देखना है, दूसरा की पॉइंट देखना और तीसरा फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के अंदर 3 चीजों का आंकलन करना है। तो मैं सबसे पहले यदि बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में कीवर्ड तो स्पष्ट दिख रहा है। क्वेश्चन का कीवर्ड है चर्चा करें, क्लियर है। अब सबका आंसर अलग अलग होगा। यहां यदि लिखा था टिप्पणी करें तो आंसर अलग होता, यहां लिखा रहता कि स्पष्ट करें, व्याख्या करें तो आंसर अलग होता, यहां लिखा है चर्चा करें तो इसका आंसर अलग होगा। उसके बाद की पॉइंट्स, यानी इस क्वेश्चन में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं वो की पॉइंट्स आपको स्पष्ट करने की क्या है आवश्यकता। क्लियर है। अगली चीज जो है फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, यानी इसका आंसर किस तरीके से आपको लिखना है। तो मैं इन 3 चीजों को हमेशा आपको स्पष्ट करूंगा हर क्वेश्चन के अंदर ताकि आप समझ सकें। ये अभी आप आदत डालें जिससे क्या हो सके कि चीजों को आपको समझ में आना आसान हो जाए। जब एग्जाम दे रहे होंगे उस दौरान आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा इन चीजों को एनालिसिस करने का। झट से आपको क्वेश्चन में देखना है कि कीवर्ड क्या है, और जो अभी आप सीख रहे हैं पूरे इस 1 साल की प्रक्रिया में सीखेंगे उसका आपको फिर वहां प्रयोग लेना है। तो कीवर्ड की बात करूंगा तो सबसे पहली चीज जो है उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां कीवर्ड है डिस्कस, चर्चा करें। मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं। एक जो होता है उसको हम लोग फैक्चुअल कहते हैं। फैक्चुअल का मतलब है तथ्यात्मक क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसी हकीकत है वैसा ही लिखना पड़ता है, या जो एक तरीके से जो चीज वर्णित है उसमें आप और मैं परिवर्तित नहीं कर सकते या अपने विचार नहीं लिख सकते। जैसे सपोज करो यहां क्वेश्चन आता कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संरचना को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बताना है। तो उसका कब उद्घाटन हुआ था, वो कब बना था, उसका पहला सम्मेलन कब हुआ, कितने सदस्य हैं, या आप और मैं अपने विचारों से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्चुअल कहते हैं।
यूपीएससी इस तरीके के सवाल औसतन कम पूछती है, 10% पूछती है, लेकिन आरपीएससी का लगभग 60 से 70% क्वेश्चन जो आजकल होता है वो इसी पर होता है, फैक्चुअल पर। पहले तो 90% क्वेश्चन होता था मेंस का, लेकिन अभी 60 से 70% क्वेश्चन जो है वो तथ्यात्मक चीजों पर ही होता है। मेरी भाषा में इसको हम लोग टेक्सचुअल क्वेश्चन कहते हैं। वो सवाल जो हमें किताब में मिल जाता हो आसानी से, उसको हम लोग टेक्सचुअल कह देते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्चुअल। जब हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक तरीके से विचारात्मक सवाल है, जिसमें आपको अपने विचार लिखने की आवश्यकता, आपको यह स्पष्ट करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन में आपको अपने विचार लिखने हैं। अब सवाल यह है कि विचारात्मक क्वेश्चन, तो जब भी हम लोग चर्चा करने की बात करेंगे तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग को अच्छे से समझना। यदि इस क्वेश्चन में यह चीज लिखी रहती कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समझाइए, तब तो क्या होता कि वो फैक्चुअल क्वेश्चन होता, वहां आपको विचार नहीं लिखने थे, वो टेक्सचुअल क्वेश्चन था। अब यहां आपसे आपके विचार पूछ रहा तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और जब विचार लिखने होते हैं तो दो तरीके की चीजें आती हैं, मैंने पहले भी कहा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है या तो स्वयं के विचार लिखने हैं कि मैं इस चीज पर क्या सोचता हूं, और दूसरा एक होता है सामूहिक विचार। सामूहिक का मतलब औसतन सारी दुनिया इस मुद्दे पर क्या सोचती है, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक तो स्वयं का विचार, दूसरा सामूहिक विचार जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के इस वीडियो को बनाने से पहले एक दुखद सूचना जो है वो मैंने पढ़ी थी, वो है कि एक फिल्म अभिनेता है सुशांत सिंह, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या करने के बाद में उस फेसबुक या उस सोशल मीडिया की बात करूंगा तो उस पर अलग अलग तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो कायर व्यक्ति था, कुछ लोग उनकी मौत को स्वीकार कर कर उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि इस तरीके की चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सारी चीजें स्पष्ट कर रहे हैं कि इसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हीरो बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये चीजें मत दिखाओ। अब सवाल यह है कि इन तीनों का जब आंकलन करेंगे तो जो अधिकतर लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या इसका विकल्प नहीं था, वो व्यक्तिगत रूप से तनाव में था, उस चीज का उसको समाधान करना चाहिए था, ये एक तरीके का सामूहिक विचार है। क्यों सामूहिक बोल रहा हूं कि अधिकतर लोगों की विचारधारा इसी चीज पर बनी हुई है। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि इसकी जगह कोई जवान शहीद होता उस पर आप दुख प्रकट करो, तो हम लोग जब इसकी बात करेंगे स्वयं के विचार हो गए। तो यदि मैं आपसे ये कहता कि आप इस पर टिप्पणी करो, क्योंकि तभी देखो उस फेसबुक के नीचे भी ऑप्शन लिखा कमेंट करो, वो आपको ये नहीं कहता है कि जैसा दुनिया सोचती है वैसा आप लिखो। पोस्ट करने पर शर्त है, पोस्ट करने पर शर्त क्या है, देखो कि आज आप क्या साझा करना चाहते हैं। अगर आप जब हिंदी में फेसबुक चलाएंगे तो इसका अर्थ क्या है कि एक ऐसा विचार होना चाहिए जो फेसबुक खुद कहती है कि कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, यानी समुदाय जिन चीजों को स्वीकार करता है वही चीज आपको लिखनी है। जब वहां लिखते हैं तो सामूहिक विचार हो गया। इस तरीके आपको लग रहा है कि आप अपने मन की चीज लिख रहे हैं, पर आप याद रखना उस पर शर्त है कि वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी ऐसा विचार जो सामूहिक रूप से स्वीकार किया जाता हो। और यदि आप उस पर कुछ चीज लिख रहे हैं तो ऑप्शन में लिखा कमेंट करें, टिप्पणी करें, तो उस सवाल पर फिर क्या करना है कि आप स्वयं के विचार लिख सकते हैं। तो देखो वहां कुछ लोग अपनी अपनी भड़ास निकालते हैं, कुछ कह रहे हैं कि जवान शहीद होता तो बेहतर था, उसके लिए आप कुछ करते, या कुछ किसी और चीज की, जो भी उनकी विचार रहे होंगे लिखते हैं। तो यहां क्या है कि अगले ने पूछा है कि चर्चा करें, यानी आपको सामूहिक विचारधारा पर सवाल करना है। यह सवाल ऐसा है कि जिस पर सामूहिक रूप से चर्चा करनी है, न कि स्वयं के रूप से। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा रहे चर्चा करें, यदि यहां टिप्पणी करें लिखा होता तो यह विचारात्मक क्वेश्चन है लेकिन स्वयं के विचार लिखने हैं, लेकिन यहां लिखा है चर्चा करें, तो चर्चा करने में हमेशा याद रखना, मैंने जैसा पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि विचारात्मक क्वेश्चन है लेकिन आपको सामूहिक रूप से बताना है। यानी इस कीवर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा याद रखनी है कि ये क्वेश्चन पहले तो कॉन्सेप्चुअल है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो ये पहला तो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, यानी आपको यहां तथ्य नहीं लिखने हैं, आपको यहां विचार लिखने हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, व्यक्तिगत विचार नहीं लिखने हैं, सामूहिक विचारधारा जिस पर सब लोगों की सहमति हो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर भारत की पूरी जनसंख्या या भारत की सरकार किस दिशा में देखती है, वो वाले विचार लिखने हैं, न कि आप क्या सोचते हो। सकता है आपके मन में ऐसी बड़ास हो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसा संगठन कोई प्रासंगिकता ही नहीं रखता है, तो फिर आप इसका उत्तर कभी सही दिशा में नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप व्यक्तिगत लिख रहे हैं, तो आपको यहां व्यक्तिगत नहीं लिखना है, आपको यहां सामूहिक रूप से लिखना है। हो सकता
सकता है आप इसके समर्थक ना हो, लेकिन आमतौर पर इसकी क्या सहमति है उस चीज पर लिखना है। तभी देखो एक लाइन लिखी है मैंने आंसर में हमेशा समझने के लिए कि कॉमनली एक्सेप्टेड अप्रोच, यानी आमतौर पर जिसको जनता स्वीकार कर लेती है। जैसे मैंने सुशांत सिंह का उदाहरण दिया आप लोगों को कि उनकी आत्महत्या के लिए सब लोग शोक मना रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर सब लोगों की एक सहमति है कि आत्महत्या विकल्प नहीं है। तो मुझसे कोई पूछे कि उस पूरी पोस्ट को, या जब आज इस पूरे मीडिया में देखेंगे तो साफ शब्दों में है कि जो उन्होंने किया गलत किया, वो एक सफल व्यक्ति थे, उतार चढ़ाव जीवन में चलता है, लेकिन आत्महत्या करना विकल्प नहीं है। तो फिर आपसे दो सवाल यहां आ गए हैं कि डिप्रेशन का विकल्प क्या है, और कुछ लोग मानते हैं कि आत्महत्या विकल्प नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कि उनकी अंदरूनी परिस्थितियां थी तो उनको हम नहीं समझ पाएंगे। तो दोनों चीजें जायज हैं कि मैं व्यक्तिगत तनाव को नहीं समझ सकता हूं, पर मैं ये भी जानता हूं कि समाज में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया जाता। तो एक तरीके से ये कॉमनली एक्सेप्टेड अप्रोच है, सब स्वीकार कर रहे हैं। तो सबका मतलब मैं ये नहीं कहूंगा 100%, लेकिन आमतौर पर इसी चीज पर सहमति है। तो हमेशा वह क्वेश्चन जिसमें लिखा है कि डिस्कस करें, चर्चा करें, और क्वेश्चन यदि कॉन्सेप्चुअल है तो सामूहिक विचारधारा लिखनी होती है चर्चा करने पर, यानी जो कॉमनली एक्सेप्टेड चीज है। तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में 3 चीजें मैंने कहा था कि हमेशा आपको ध्यान में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन के कीवर्ड को समझे। तो इस क्वेश्चन के कीवर्ड को आपने समझ लिया कि कीवर्ड है चर्चा करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर अब आप फिर से गौर कीजिए, एक बार इसको फिर से पढ़िए। क्या कह रहा है कि समकालीन परिस्थितियों में भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व पर चर्चा करें। यानी आज की परिस्थितियों में भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व है, इस पर आपको सामूहिक तौर पर जो विचार स्वीकार किए जाते हैं वो वाले विचार प्रकट करने हैं। क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है की पॉइंट, यानी इस क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है आपसे। तो आपकी स्क्रीन पर आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देख रहे होंगे कि की पॉइंट का मतलब है इस क्वेश्चन को डिवाइड करो, इसको हम लोगों को समझना है कि इसमें पूछा क्या है ताकि आप गलत ना हो जाए। जैसे सपोज करो पूछा तो यह है कि अकबर की धर्मनिरपेक्ष नीति को स्पष्ट करें। अब आप अकबर महान पर शुरू हो गए हैं या धर्मनिरपेक्षता पर शुरू हो गए हैं, तो दोनों ही गलत है। इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संरचना लिख दें, उसके उद्देश्य लिख दें, उसके आज तक के कार्यक्रम लिख दें तो गलत है। आप आज की परिस्थितियों को बताने शुरू हुए तो अमेरिका चीन विवाद को पूरा स्पष्ट कर दें, भारत और दुनिया में जो तनाव चल रहा है उस तनाव को स्पष्ट कर दें पूरा व्याख्यात्मक रूप से, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि ना तो आपसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन पूछा, ना समकालीन परिस्थितियां पूछा, ना ही भारत की विदेश नीति पूछी। उसने कुछ सीमित चीजें पूछी, एक दिशा पूछी है, तो उस दिशा के लिए जरूरी है कि आप की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें। क्लियर है। तो पूछा क्या है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है वो भारतीय विदेश नीति में क्या महत्व है। क्लियर है। पर अभी भी मैं अधूरा बोल रहा हूं कि यदि मैं ये कहता हूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारतीय विदेश नीति में महत्व क्या है, इस पर चर्चा करें, तो मैंने क्वेश्चन अधूरा बोला। क्यों अधूरा बोला? ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारतीय विदेश नीति में समकालीन परिस्थितियों में क्या महत्व है, इस पर चर्चा करनी है। यानी आपको इस क्वेश्चन को 3 तरीके से डिवाइड करना है कि आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अहमियत को बताना है। किसमें बताना है? भारत की विदेश नीति में। तो मुझे क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मुझे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में नहीं बताना, मुझे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व के बारे में बताना है। और वो महत्व विश्व के बारे में नहीं बताना, वो महत्व केवल भारत की विदेश नीति की दिशा में बताना है। यानी जो आज भारत की आवश्यकता है विदेश नीति की, उसमें कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूछा क्या है कि समकालीन परिस्थितियों में, यानी जो आज परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारतीय विदेश नीति में क्या महत्व है, इस पर चर्चा करना है। तो क्वेश्चन में देखो, बारीकी से अच्छे से सुनना। यह आपको पीडीएफ के फॉर्म में या वेबसाइट पे जब हम पढ़ते हैं तो ये कभी समझ में नहीं आता है। अगर मैं ये कह दूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भारतीय विदेश नीति में महत्व को स्पष्ट कीजिए, तो मैं अधूरा बोल रहा हूं। यदि मैं ये कह दूं कि भारतीय विदेश नीति को समकालीन परिस्थितियों में स्पष्ट कीजिए, तो भी मैं अधूरा बोल रहा हूं। यदि मैं ये कह दूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को वर्तमान परिस्थितियों में स्पष्ट कीजिए, तो भी मैं गलत बोल रहा हूं। और यदि मैं ये कह दूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वैश्विक महत्व को या आज के समकालीन परिस्थिति के महत्व को बताइए, तो भी मैं गलत बोल रहा हूं।
इतनी चीजें गलत हैं इस क्वेश्चन में, और आप सोचो कि आप इन्हीं बारीकियों को बस आपको पकड़ना है कि मुझसे पूछा क्या है। ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आपने क्वेश्चन का की पॉइंट निकाल लिया। तो इसके लिए उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें ताकि आपको वो की पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि मुझे यहां पर किस चीज का वर्णन करना है। तो क्या पूछा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारतीय विदेश नीति में क्या महत्व है। तो प्राचीन काल में क्या महत्व था, पहले क्या महत्व था, वो नहीं पूछा। भारतीय विदेश नीति में समकालीन परिस्थितियों में, यानी जो आज परिस्थितियां बनी हुई हैं पूरे विश्व में, उन परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व है भारत के लिए क्या है। बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है, एक तरीके से कहूं तो सीमित है। जब मैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व की बात करता हूं तो व्यापक हो गया, लेकिन पूरे विश्व की दिशा में नहीं पढ़ना है। इसलिए इस की पॉइंट का बहुत महत्व है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारतीय विदेश नीति में समकालीन परिस्थितियों में क्या महत्व है। सामान्य शब्दों में यदि मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊं तब इस क्वेश्चन की रूपरेखा आपको समझ में आ गई कि आपको यह बताना है कि वर्तमान की जो दुनिया की परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति में भारत अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से किस तरीके से प्राप्त कर सकता है। यानी जो भारत की वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता है विश्व की परिस्थितियों के अनुकूल, यानी जो विश्व में घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं में भारत अपनी विदेश नीति को किस तरीके से स्पष्ट रूप से रख सके, उसका लाभ उठा सके, इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन कितना योगदान दे सकता है, बस ये बताना है। अब आपको एक सही दिशा मिल गई है। अब आपको यह समझ में आ गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं समझाना, समकालीन परिस्थितियों को नहीं समझाना, भारत की विदेश नीति को नहीं समझाना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक भारत के लिए क्या महत्व रहा, इस चीज को भी नहीं समझाना। आपको तो केवल यह समझाना है कि वर्तमान की परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत के लिए कितना लाभदायक हो सकता है। क्लियर है, यह चीज आपको स्पष्ट करनी है। तो इससे की पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, और जब क्वेश्चन क्लियर हो गया तब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। चीज तो यही वाली है, पर इस चीज तक पहुंचने के लिए उन 2 चीजों की अहमियत मेरे शब्दों में बहुत बड़ी है, और मेरा मकसद केवल यही है कि इसके आगे तो तुम कुछ भी लिख लोगे। क्यों? क्योंकि यहां तो वो लड़का जिसके पास सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो चीजों को लिख लेगा अगर वो चीजों को जानता है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जानता है, जो भारत की विदेश नीति को जानता है, जो समकालीन परिस्थितियों को जानता है, वो लिख लेगा। अब आप इमेजिन कीजिए, मैंने 3 चीजें पूछी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जानता हो, जो भारत की विदेश नीति पढ़ चुका हो, और जो समकालीन यानी आज इस विश्व में क्या परिस्थिति चल रही है इसको जानता हो, वो इसका आंसर लिख लेगा। तब आपको लग रहा होगा कि हाँ सर लिख लेगा, पर यह हकीकत नहीं है। क्यों हकीकत नहीं है? ये 3 ऐसी चीज हैं जिसने प्री पास किए वो 100% जानता है। भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, विदेश नीति भी पढ़ी होगी, और उसके बाद समकालीन परिस्थितियां पढ़ी होगी, यानी सब लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा है। पर इसका आंसर बेहतर वही लिख पाएगा जो इस चीज को समझ सके कि यहां क्या पूछा है। इसके लिए फिर आपको फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि उसका आपको किस क्रमबद्ध तरीके से चीजों को लिखना है। तो आपके सामने 3 चीजें थी, समकालीन परिस्थितियां, उस समकालीन परिस्थितियों में विदेश नीति में, भारत की विदेश नीति में इसका महत्व है। तो 3 चीजें आपके सामने रख रहा हूं कि आपको इस आंसर को 3 फॉर्मेट में बनाने की आवश्यकता है। पहला कि ये चर्चा में क्यों है, कि आज समकालीन यानी जो आज की परिस्थितियां चल रही है, इन परिस्थितियों में अचानक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात क्यों हो रही है। क्लियर है। दूसरा, बताना तो गुटनिरपेक्ष का महत्व है, वो भी भारत की विदेश नीति में। तो फिर आपको इसके दूसरे पैराग्राफ में जो आंसर लिखना है मूल रूप से उसमें 3 चीजों को शामिल करने की आवश्यकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का परिचय, जिससे आप सामने वाले को बता सकें कि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन भूलना नहीं कि यहाँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के परिचय पर 100 शब्द 200 शब्द नहीं लिखने, सामान्य 20-30 शब्द, जिससे आप ये स्पष्ट कर सकें कि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की समझ रखते हैं। उसमें संगठन और उसके उद्देश्य, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन कौन सा संगठन है और उसके कौन से उद्देश्य हैं, और वो भी खास कर याद रखना वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल यदि लाभदायक है तो ही बताने हैं। और समय की स्थिति यानी आज क्या स्थिति है। तो देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, समकालीन स्थिति और विदेश नीति का महत्व है, भारत की विदेश नीति में इसका क्या योगदान है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का परिचय, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के
कोई उद्देश्य यदि है और वर्तमान की स्थिति क्या चल रही है, उस स्थिति में यदि ये काम की चीज है, तब तो फिर भारत की विदेश नीति में कोई महत्व रहा होगा। तो फिर तीन चीजें यहां स्पष्ट हो जाती हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का परिचय देना है, एक सामान्य परिचय जिसमें संगठन और उद्देश्य के बारे में हम 20 से 30 शब्दों में लिखेंगे। समय की स्थिति, वर्तमान की क्या स्थिति है, समकालीन दौर में क्या चल रही है, वो हम स्पष्ट करेंगे, और भारत की विदेश नीति में क्या महत्व है वो हम बताएंगे। अब सवाल यह है कि इसको हम डिवाइड कैसे करें। ये तो हमसे पूछा ही नहीं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन चर्चा में क्यों है, पर सवाल यह है कि क्वेश्चन का नेचर खुद कहता है कि समकालीन परिस्थितियों में, यानी जो आज परिस्थितियां विश्व में चल रही हैं, उसमें इसकी प्रासंगिकता पूछी है। तब आपको 20 से 30 शब्दों में क्या करना है, यह बताना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान में फिर से चर्चा में क्यों आया है या क्या महत्वपूर्ण है। फिर आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन का परिचय देना है, एक सामान्य सा परिचय जिसमें संगठन और संगठन के जो उद्देश्य हैं, यानी भटकना नहीं है कि पूरी रूपरेखा नहीं लिखनी है, बस सामान्य सा परिचय मैं कह सकता हूं कि 30 से 40 शब्दों में आपको यहां लिखना है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि 50 से 60 शब्दों में आपको सिर्फ दो चीजें लिखनी है कि वर्तमान में चर्चा में क्यों था और इस संगठन की रूपरेखा क्या है। अब वर्तमान की समकालीन परिस्थितियां क्या हैं, वो समकालीन परिस्थितियां आपको लिखनी है 30 से 40 शब्दों में। और बस ये जरूर याद रखना है कि वो परिस्थितियां इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आसपास की होनी चाहिए, इनसे जुड़ी होनी चाहिए, यानी या तो इसकी विचारधारा के विपरीत कुछ चल रहा है या ऐसा कुछ चल रहा है दुनिया में जो हम इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संगठन से प्राप्त कर सकते हैं, तो वो समकालीन परिस्थितियों को स्पष्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर आ जाता है मेन पार्ट, क्योंकि पूछा तो यही है कि भारत की विदेश नीति में वर्तमान परिस्थितियों में इस संगठन की प्रासंगिकता कितनी है। तो यहां आपको लगभग 100 शब्दों में इसको लिखने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो 100 शब्दों में फिर हम विदेश नीति में, भारत की विदेश नीति में वर्तमान परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व हो सकता है, इस पर उत्तर लिखेंगे। और अपना बेहतर उत्तर वही होता है कि जो आपने ऊपर लिखा, यानी अगर मैं बात करूं इन 100 प्लस 40, 140, 30, 170 और 30, इन 200 शब्दों में मैंने जो उत्तर लिखा उसका वास्तविक कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, वो मैं आपको समझा दूं। तो निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए वो तो मुझे क्वेश्चन समझ में पढ़ते ही समझ में आ गया था कि मुझे निष्कर्ष यही बताना है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य हैं, जो भारत की दिशा में वर्तमान परिस्थितियों में फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, यानी ये वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो मूल उद्देश्य हैं उस संगठन के, उन उद्देश्यों से भारत अपनी विदेश नीति को वर्तमान परिस्थितियों में प्राप्त कर सकता है कि नहीं। तो जब भी हम कंक्लूजन, निष्कर्ष निकलेंगे तो एक बैलेंस, एक संतुलित चीज लिखनी है। क्या संतुलित चीज लिखनी है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य और वर्तमान परिस्थितियों में संतुलन कायम करने की आवश्यकता है, वो निष्कर्ष हो जाएगा। तो ये आपकी फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन हो गया। यहां तक यदि आपने चीज को सीख लिया तो आगे की चीजें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी, उसमें किसी तरीके की कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। और केवल यहीं तक चीजों को सिखाने के लिए इस तरीके के वीडियो को बनाना मूल उद्देश्य है, क्योंकि यदि आपने ये समझ लिया तो आज इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा और समझ में आया होगा पिछले एपिसोड की तुलना में कि वास्तविक तौर पर उत्तर कितना गलत हो सकता है। फिर से दोहरा रहा हूं कि यदि आप ये लिख देते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है तो भी उत्तर गलत है। यदि आप ये लिख देते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारत की विदेश नीति में क्या योगदान रहा तो भी उत्तर गलत है। यदि आप ये लिख देते हैं कि समकालीन परिस्थितियों में विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है तो भी गलत है। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर जो चीज पूछी है वही लिखनी है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन कितना उपयोगी है, और वो भी व्यक्तिगत विचार नहीं, सामूहिक विचार, यानी जैसा आमतौर पर सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो इस आधार पर हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया कि हम इस क्वेश्चन से तीन चीजें हमें लिखनी है कि एक तो ये न्यूज में क्यों है, ताकि अगर वर्तमान परिस्थितियों का पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है बताना है। फिर आपको यह बताना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का छोटा सा परिचय,
समकालीन परिस्थितियां क्या चल रही हैं इसी के संदर्भ में, भटक कर नहीं, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत घटनाएं चल रही हैं, लेकिन वह घटनाएं जो केवल इसके पर्सपेक्टिव में है वही बतानी है, और भारत की विदेश नीति में क्या महत्व है, और अंत में एक कंक्लूजन, निष्कर्ष देना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य और वर्तमान परिस्थितियों में किस तरीके से संतुलन बना हुआ है। ये हमारे लिए उपयोगी हो भी सकता है और उपयोगी ना भी हो, इस पर बताना है, लेकिन आलोचना नहीं करनी है, व्यक्तिगत नहीं बताना है। यदि समाज में सभी लोग इसके विरोधी हैं कि ये कोई काम का नहीं है, तब तो वो चीज लिखनी है। यदि सभी लोग ये मानते हैं कि ये काम का है, कॉमनली एक्सेप्टेड अप्रोच बताना है कि सामूहिक रूप से आमतौर पर लोग क्या अवधारणा बनाकर बैठे हैं, वही बताना है। तो इस क्वेश्चन से मुझे लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया है कि क्या लिखना है। 50 शब्दों में कंक्लूजन आ जाएगा, 20 से 30 शब्दों में न्यूज में क्यों है, 20 से 30 शब्दों में परिचय संगठन का, फिर 30 से 40 शब्दों में वर्तमान की समकालीन परिस्थितियां इसके लिए क्या है, और भारत की विदेश नीति में इसका क्या महत्व हो सकता है वर्तमान में, इस चीज को बताने की आवश्यकता है। जब मैंने इतनी चीजें बताई तो मैंने क्या कहा आपको पहले ही, कि जिसने प्री पास की है वो ये जानता है कि संगठन के बारे में, वो भारत की विदेश नीति भी जानता है, और जाहिर सी बात है इस साल की प्री पास की है तो वो ये भी जानता है कि वर्तमान की स्थिति क्या है, पर वो ये सब फ्रेमिंग करना उसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम आते हैं कि पहले पॉइंट पर। आगे मेरा ये मानना है कि तुम में से कोई भी कर लेगा, क्योंकि यदि जिसने चीजों को पढ़ा है, पर मैं फिर भी पॉइंट टू पॉइंट चलता हूं कि ये सवाल चर्चा में क्यों है, व्हाई इन न्यूज। तब मैंने कहा कि 20 से 30 शब्दों में आपको केवल ये लिखना है, 20 से 30 शब्दों में, कि वर्तमान के विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन चर्चा में क्यों है। तो पहला तो कि हाल ही में 2020 का जो इसका वर्चुअल सम्मेलन था उसका आयोजन हुआ। जो वर्चुअल सम्मेलन का मतलब है कोविड-19 की महामारी की वजह से इसका सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया, तो अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी अध्यक्षता में उन्होंने पहल की और सभी गुटनिरपेक्ष आंदोलनों को वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक सम्मेलन आयोजित करवाया। उस सम्मेलन में इन्होंने कोविड-19 या जो विश्व की कोरोना महामारी संकट है इसमें एक दूसरे को सहयोग देने की बात कही। हमारे लिए उपयोगी इसलिए है कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है। अभी तक उनके सेशन, जब तक उनका कार्यकाल चला है, उन्होंने भाग नहीं लिया था। पिछली बार उपराष्ट्रपति ने भाग लिया था और उनकी थोड़ी रुचि कम है इस संगठन को लेकर, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन उन्होंने इस बार रुचि दिखाई है, इसीलिए टॉपिक करंट का बन चुका है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां चर्चा में क्या हुई थी कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो है उसको इन सभी राष्ट्रों ने समर्थन देने की बात कही है। यह समर्थन अमेरिका विरोधी बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि अमेरिका ने इस संगठन पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन पर आरोप लगाया है कि तुम एक निष्पक्ष संस्था नहीं हो और आपने चीन की मदद की है और आप एक संतुलित व्यवस्था या कायम नहीं कर रहे हो, और उस आरोप के साथ अमेरिका ने उनकी फंडिंग पर रोक लगा दी है। लेकिन जैसा इस संगठन की प्रकृति है, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट को शामिल किया है, इस संगठन की प्रकृति है गुट, ये राजनीति करना नहीं है, इस संगठन की प्रकृति है शांतिपूर्ण तरीके से सभी का अस्तित्व है। तो इस बार ऐसा ही संगठन ने दिखाया, जैसी इसकी प्रकृति है या जिस उद्देश्य से बना था उस उद्देश्य से इसने ये दिखाया है कि हम लोगों के लिए राजनीति बहुत छोटी चीज है, हम लोगों के लिए सभी का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस महत्व रखता है। और सभी संगठनों ने एक साफ शब्दों में कहा कि वर्तमान दौर में आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, हमें इस संगठन की इतनी मदद करनी है कि इस महामारी से हम सब लोग एकजुट होकर कैसे भी निपट लें, इसलिए ये चर्चा में है। और अगली चीज, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक, यानी ये तो इसकी थीम थी, ये भी प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो 2020 का वर्चुअल सम्मेलन हुआ इसकी थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक, यानी वर्तमान की इस कोरोना महामारी के संकट में संपूर्ण राष्ट्र हैं जो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं वो एकजुट हैं और वो एकजुट होकर इस चीज का समाधान करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि 20 से 30 शब्दों में इतना लिख दोगे तो ही हो गया है। 20 से 30 शब्दों में केवल वर्चुअल सम्मेलन 2020 का हुआ, उसमें भारत के प्रधानमंत्री और सभी सदस्य राष्ट्रों ने भाग
लिया। कोविड-19 के मुद्दे पर सहयोग देने की बात कही गई और अपनी प्रकृति के अनुकूल अमेरिका विरोध होने के बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन को आर्थिक रूप से मदद देने की बात कही और इस संगठन के साथ खड़े रहने का वादा हमने किया। हमने राजनीति को छोड़कर जैसा इसका उद्देश्य था वही किया और एक थीम है कि हम सब लोग एकजुट हैं इस संगठन के लिए। इतना तो करंट का हो गया है, बहुत है 20 से 30 शब्दों में, क्योंकि इस पर डिटेल नहीं पूछा था अगले ने, बस हमें परिचय देना है कि यह संगठन वर्तमान की प्रासंगिकताओं को लेकर क्यों चर्चा में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है जहां आपको अपने आंसर के लगभग मैं ये कहूं कि 170 शब्द लिखने की आवश्यकता है। 170 शब्द आपको बताने हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में, लेकिन इसके परिचय नहीं पूछा है। तो केवल परिचय के बारे में मैंने कहा था कि 20 से 30 शब्दों में, या अधिकतम ये कह सकता हूं कि 40 शब्दों में बस आपको बताना है इस संगठन के बारे में कि वर्तमान की परिस्थितियों के अनुकूल ये कैसे उपयोगी हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि इस संगठन की स्थापना शीत युद्ध के दौरान हुई, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में गुटीय राजनीति चल रही थी और विश्व को दो गुटों में बांट लिया गया था, एक नाटो एक वार्सा पैक्ट में। तो इतना डिटेल में नहीं लिखना है, बस आपको यह बताना है कि जब विश्व गुटीय राजनीति ब्लॉक पॉलिटिक्स के दौर से गुजर रहा था, तब इस संगठन ने एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो तीसरे जो लोग इस संकट में नहीं फंसना चाहते थे, आरोप प्रत्यारोप में नहीं फंसना चाहते थे, स्वतंत्र रहकर अपनी स्वप्रभुता अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखना चाहते थे, उनके लिए संगठन एक विकल्प के तौर पे साबित हुआ। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वे जो विश्व के छोटे एशिया अफ्रीका के राष्ट्र जो हाल ही में आजाद हुए थे, उस समय उन लोगों को एक विकल्प चाहिए था, तो ये विकल्प बनकर आया 1961 के बेलग्रेड समिट में। 1961 के बेलग्रेड के सम्मेलन में इस संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन का क्या उद्देश्य है? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जैसा इन्होंने इस बार दिखाया है WHO को समर्थन कर कर कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। हमारा उद्देश्य है कि सब एक सभी के लिए और सभी एक के लिए, जैसा यूएनओ की पॉलिसी है। और यह संगठन इसलिए भी उपयोगी है कि यूएनओ के बाद विश्व में सबसे बड़ा संगठन जो है वो केवल यही है, क्योंकि विश्व के जितने भी गरीब राष्ट्र हैं उनकी संख्या अधिक है, या मैं कहूं कि जो विकासशील राष्ट्र हैं वो सब इसमें शामिल हैं। तो इनका उद्देश्य है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की प्रभुता का सम्मान करना, सब एक दूसरे के साथ विकास करेंगे, एक दूसरे की कीमत पर विकास नहीं करेंगे, यूएनओ का सम्मान करना, गुटीय राजनीति यानी जो उस समय अमेरिका सोवियत संघ की थी, वर्तमान में चीन बनाम अमेरिका चल रही है, तो उस गुटीय राजनीति का विरोध करना, परमाणु हथियारों का विरोध करना, और जो सैन्यवाद बढ़ता है उस सैन्य राजनीति का भी हमें विरोध करना। जैसा अफगानिस्तान में वर्तमान में चल रहा है, दुनिया में कहीं भी मिलिट्री पॉलिटिक्स, जैसे चीन हांगकांग पर काम ले रहा है, ताइवान पर काम ले रहा है, कहीं ना कहीं भारत को सीमाओं पर डराने की कोशिश कर रहा है, इसी को हम लोग मिलिट्री पॉलिटिक्स कहते हैं। तो इन सब चीजों का हम विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। जहां तक मुझे लगता है जितने पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, यदि आपने केवल ऐसे कैसे इनको लिख दिए तो आपके 30 से 40 शब्द क्या हो गए पूरे। इससे इस संगठन के बारे में पता चल गया कि संगठन का उदय कब हुआ था, किस उद्देश्य से हुआ था, और ये जो उद्देश्य हैं यही उपयोगी हैं। ऐसा नहीं लिखना है कि 5 लोग मिले थे ये सब, क्योंकि इनकी प्रासंगिकता नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो इन उद्देश्यों की प्रासंगिकता है, क्योंकि इन्हीं उद्देश्यों की वजह से आज इसके महत्व पर फिर से चर्चा हो रही है कि इस तरीके की दुनिया बनाने की आवश्यकता है जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर बात करे, जो यूएनओ का सम्मान करे, जो गुटीय राजनीति को स्वीकार ना करे, जो परमाणु हथियार और सैन्य राजनीति का विरोध करे। 30 से 40 शब्दों में आपको इसके परिचय के बारे में लिखना है। तो अभी तक ये कह सकता हूं कि 70 शब्द जो हैं एक तरीके से मोटा मोटी 60 से 70 शब्द हमने पूरे कर लिए हैं, 30-40 इसमें, और 30-40 जो है वो चर्चा में क्यों था उस पर। अब सवाल यह है कि समय की स्थिति क्या है, वर्तमान समकालीन परिस्थितियां क्या हैं। तो वर्तमान की दुनिया में क्या चल रहा है? अमेरिका बनाम चीन गुट चल रहा है। कुछ लोग चीन समर्थक हैं, कुछ अमेरिका, और अमेरिका और चीन के बीच में जो गुट चल रहा है, इस गुट से पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से पुनः शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अमेरिका चीन का विरोधी है, चीन अमेरिका, और खास कर कोविड-19 की दिशा में हम लोग बात करेंगे तो दुनिया 2 धड़लों में बट चुकी है। पहला धड़ला अमेरिका, जो पश्चिमी राष्ट्र हैं वो इसके नेतृत्व में कह रहे हैं कि सारी कमजोरी चीन की है, और कुछ लोग जो चीन समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हमारा कुछ खेल नहीं है, ये तो एक
महामारी है। ऐसे में दुनिया दो गुटों में बट चुकी। और यहां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो इन दो गुटों में बंटने के बाद जब WHO पर भी आपत्ति हुई तो भारत के नेतृत्व वाले इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या किया, फिर से एक तीसरा विकल्प दे दिया, जैसा उस समय दिया था कि हम अभी आरोप प्रत्यारोप पर काम नहीं करेंगे, हमारा उद्देश्य है शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोगों को सुरक्षित करना और इसके लिए हम लोग इस बीमारी से निपटने के लिए एकजुट होंगे। उद्देश्य देखो स्पष्ट लिखा है कि हमारा जो उद्देश्य है वो है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक, यानी इस संकट में किस तरीके से एकजुट होंगे, यही हमारा उद्देश्य है, न कि इस गुटीय राजनीति को बढ़ावा देना। दूसरा, वर्तमान की परिस्थिति क्या चल रही है, डोमिनेंस ऑफ चाइना, चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है और वो प्रभुत्व गुट निरपेक्ष आंदोलन का विरोधी है। और प्रभुत्व किन क्षेत्रों में बढ़ रहा है, एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में। जब हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करेंगे तो इनका एक तरीके से कहा जाता है कि एक अर्थव्यवस्था का मॉडल है जिसको हम लोग नियो कहते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो क्या कहता है कि हम एक दूसरे के सहयोग से बढ़ेंगे, न कि एक दूसरे को कर्ज देकर राजनीतिक मुद्दों को बढ़ाएंगे। तो चीन ऐसा ही कर रहा है, पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है और उस प्रभुत्व को खास कर एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में बढ़ा रहा है। और सबसे अधिक जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं वो इस एशिया और अफ्रीका के ही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिन सिद्धांतों पर ये राष्ट्र जीते हैं उन सिद्धांतों का शोषण कर रहा है कौन, चीन। तीसरा क्या चल रहा है कि वर्तमान की परिस्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, समझने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेक ऑफ वर्ल्ड लीडर, वर्तमान में विश्व में नेतृत्व की कमी आ चुकी है। 2008 तक विश्व पर नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, 8 से 2014 तक चीन और रूस के संयुक्त साझे प्रयास चले, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आ चुकी है 14 के बाद 16 तक थोड़ी परिस्थितियां भारत के पक्ष में आई, लेकिन इस कोविड-19 जैसे संकट के बाद में पूरी दुनिया के अंदर एक परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है। वो क्या हो चुकी है कि विश्व का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर एक मुद्दा बन चुका है। बढ़ता हुआ चीन भी झुक जाएगा क्योंकि हांगकांग विवाद बढ़ रहा है, ताइवान तिब्बत विवाद बढ़ रहा है, दुनिया का आरोप बढ़ रहा है, उधर जापान, साउथ कोरिया, ताइवान एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत अपना नेतृत्व बढ़ा रहा है और जितने गरीब राष्ट्र हैं वो इस चीन के चंगुल से निकलकर स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे हैं या आर्थिक शोषण से मुक्ति ले रहे हैं। तो हर राष्ट्र कहीं ना कहीं अधिक स्वायत्त होने की प्रयास कर रहा है। ऐसे में विश्व की स्थिति क्या चल रही है कि अमेरिका की कहानी तो खत्म हो चुकी है। अमेरिका की कहानी खत्म होने के साथ साथ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि कोलैप्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, 1992 में बना एक महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन जो ब्रेग्जिट के मुद्दों पर ब्रिटेन का बाहर होना हो, या ये कहूं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो जो दुनिया में आज तक एकता की मिसाल के लिए माना जाता था, जो मानते थे कि विश्व को निर्देशित करेंगे, यही वो लोग हैं जो अब टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि तुमने परमाणु हथियार, पर्यावरण की नीति को कमजोर कर दिया, कोई दूसरे पर लगा रहा है। तो इनका प्रभुत्व धीरे धीरे पूरी दुनिया में कम हो रहा है। और वो इसलिए भी कि ये लोग जो है ये आर्थिक कारणों से ही जाने जाते थे, तो अब ऐसे में इनका प्रभुत्व कम हो रहा है। यूएसए वेस्ट यानी अमेरिका और अमेरिका का भी पश्चिमी राष्ट्रों में जहां तक उसकी एक तरफा मोनोपोली चला करती थी वहां विरोध शुरू हो चुका है। चीन और चीन बना पूर्वी एशिया, जापान, साउथ कोरिया, उत्तरी कोरिया, इन राष्ट्रों के मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं चीन को भी इस क्षेत्र में, फिलीपींस, थाईलैंड या जो भी मैं ये कहूं कि वियतनाम जैसे राष्ट्र हैं, ये इस क्षेत्र में इसको भी घेर रहे हैं। तो दुनिया में या तो अमेरिका आगे था, दूसरी संभावना यूरोपियन यूनियन की थी, कहीं रूस की थी या फिर चाइना की थी। सब गिर चुके हैं। अमेरिका गिर चुका है, यूरोपियन यूनियन टूटने की कगार पर है, अमेरिका आंतरिक और बाहरी मुद्दों से गिर चुका है। चीन जो बढ़ता हुआ चीन था, आक्रामक हो रहा था, अब उसकी आक्रामकता के खिलाफ दुनिया के अन्य राष्ट्र आक्रामकता दिखा रहे हैं। ये सब यहां इसलिए बता रहा हूं कि विश्व में अभी एक नेता का अभाव है, और जब नेता का अभाव है तो विश्व कहीं ना कहीं मल्टीपोलर बनने की कगार पर खड़ा है। बहुध्रुवी, बहुध्रुवी का मतलब है कि विश्व के अनेक राष्ट्र जो विश्व को चलाए। एक है यूनिपोलर, जहां 1991 से 2008 तक अमेरिका ने चलाया, एक ध्रुवी कि एक राष्ट्र विश्व की नीतियों का निर्धारण करे। दूसरा बाईपोलर, जिस शीत युद्ध के दौरान ये गुट निरपेक्ष आंदोलन विकसित हुआ, वो दो ध्रुवी विश्व था जहां अमेरिका और सोवियत संघ चलाता था। लेकिन ये परिस्थिति जो आज की है,
ये ऐसा बता रही है कि इसमें एक ऐसे आदमी के हाथ में नेतृत्व जा सकता है जो इन परिस्थितियों को समझकर लाभ उठा ले, और या फिर ये विश्व जो है ये बहुध्रुवी बन जाएगा, मल्टीपोलर बन जाएगा। क्लियर है? हालांकि विश्व की वर्तमान की ये सारी स्थितियां क्या कर रही हैं कि हर विश्व के राष्ट्र की अपेक्षा यही है कि विश्व किसी भी तरीके से बहुध्रुवी बने, मल्टीपोलर बने। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिमांड ऑफ ग्लोबल कंसर्न। विश्व है जो छोटे राष्ट्र हैं, एक सामान्य शब्दों में कहूं एशिया अफ्रीका के, अब ये बहुत पीड़ित हो चुके हैं, क्योंकि ये जो परमाणु हथियार की नीति है, आतंकवाद की नीति है, मानवाधिकार की नीति है, पर्यावरण की नीति है, ये सब दोगली नीति है। अमेरिका अपना स्टैंड लेता है, चीन अपना स्टैंड लेता है, और जो संगठन है वो उनके दबाव में काम करते हैं। तो विश्व के छोटे राष्ट्र क्या चाहते हैं कि अब एक ऐसी नीति बनाओ जिसमें किसी एक राष्ट्र का हित पूरा नहीं हो, सभी राष्ट्रों से पूछकर बनाया जाए कि परमाणु हथियार को लेकर तुम्हारी क्या सोच है, आतंकवाद को लेकर कैसे विश्व एकजुट होकर लड़ेगा। और ये परिस्थितियां जो हैं ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों में सबसे अधिक, उन संगठनों में सबसे अधिक मांग है, क्योंकि विश्व में यूएनओ पर दबाव है, या ऐसा माना जाता है कि यूएनओ कुछ राष्ट्रों के द्वारा संचालित हो रहा है। इसलिए विश्व के सभी राष्ट्र चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में इन चीजों को अब स्पष्ट कर दो कि इनके आप दुरुपयोग मत करो, अमेरिका की तरह अपने लाभ मत उठाओ इन नीतियों की आड़ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अधिकतर मांग चल रही है वो ये है कि क्वेश्चन ऑन द रिलीवेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व के जितने भी बड़े संगठन हैं, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, उसके बाद बात करूं तो यूएनओ, उन सब की प्रासंगिकता पर सवाल है कि तुम दोगले हो, संपूर्ण विश्व के अनुकूल काम नहीं करते हो, जैसा तुम्हारा उद्देश्य, निर्मित उद्देश्य था उस उद्देश्य के अनुकूल काम नहीं करते हो, आप केवल चंद राष्ट्रों को लाभ देते हो। इसलिए वर्तमान में इन संगठनों को लेकर भी बहुत बड़ा विरोध चल रहा है। अब आप इन परिस्थितियों को समझना, आप इन परिस्थितियों को समझोगे तो सब भारत के अनुकूल हैं। इसलिए बता रहा हूं क्यों अनुकूल है। अमेरिका बनाम चीन का जब संघर्ष चलेगा तो यहां विश्व किसी तीसरे विकल्प को ढूंढ रहा है, जो या तो रूस हो सकता है और या इंडिया हो सकता है। पर रूस की प्रकृति पूरी दुनिया में बदनाम है। दूसरा, रूस जो है वो इतना डाइवर्जिफाइड नहीं है, केवल हथियार और गैस के क्षेत्रों में ही केंद्रित है। लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत डाइवर्जिफाइड है। आने वाले दिनों में आईटी के सेक्टर के होने की वजह से हम लोग इसमें ये कह सकता हूं कि ज्यादा संभावनाएं भारत की हैं। तो अमेरिका और चीन की जगह विकल्प बन सकता है कौन? भारत। पर भारत को क्या ध्यान रखना है कि प्रभुत्व तो कायम करना है, लेकिन चीन की तरह कायम नहीं करना है। प्रभुत्व ऐसा हो कि जिसमें विश्व के सभी मुद्दों के या सभी के हित को स्वीकार किया जाए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उस चीज को विश्व के मॉडल पर भी लागू करना है कि हर शोषित राष्ट्र या विश्व के सभी राष्ट्रों को नीतियां स्पष्ट कर दी जाए, सबके हित पूरे हों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सही समय है कि जब संगठनों की प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं तो या तो ये संगठन बंद हो जाएंगे और या फिर इन संगठनों में सुधार करना पड़ेगा। तो ये सारे संगठन समझ चुके हैं कि अब शोषण बहुत कर चुके हैं। G7 को G11 बनाने की बात चल रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परिवर्तन की बात चल रही है। हर जगह कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं कि परिवर्तन या प्रासंगिकता बदल रही है। तो इन पूरी परिस्थितियों में जो परिस्थितियां हैं भारत के अनुकूल हैं। अब जरूरी यह है कि ये जो मांग है पूरी दुनिया की, इस मांग को किसी एक मंच पर एकजुट किया जाए जिससे अपने हित पूरे हो सकें। तो जो एक मंच जो काम ले सकते हैं, अमेरिका और चीन दोनों का विरोधी है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। क्यों विरोधी है? क्योंकि वह गुट ये राजनीति का विरोधी है, वह प्रभुत्व, एक दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने का विरोधी है। वो चाहता है नियो जैसी अर्थव्यवस्था हो कि सबका साथ सबका विकास जैसा काम हो, एक दूसरे के संसाधनों का प्रयोग सब करें, न कि शोषण किया जाए। वह चाहता है कि विश्व में कोई भी गुट ये राजनीति सैन्यवाद ना हो, एक ऐसा नेतृत्व हो जो सबको साथ लेकर चले, जो वैश्विक कंसर्न रखता हो। आतंकवाद, व्यापक विनाशकारी हथियार, मानवाधिकार, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर एकजुट होकर एक ऐसी नीति बनाए जिसमें विश्व के सभी राष्ट्रों के हित शामिल हों। और वह चाहता है कि उन संगठनों में सबको इज्जत मिलनी चाहिए। ये जो सारी मांग जो दुनिया में वर्तमान में विरोध चल रहा है, वो सारा का सारा विरोध हम लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि भारत की विदेश नीति में इसका क्या महत्व हो सकता है। जैसा पूरे विश्व की परिस्थितियां हैं, उन सभी परिस्थितियों के अंदर फिट बैठ रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन।
अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रयोग भारत कितना कर सकता है अपनी विदेश नीति में, वो इंपॉर्टेंट है कि पहला काम भारत क्या कर सकता है कि इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ही अमेरिका और चीन की जो गुट ये राजनीति है इसको संतुलित कर सकता है। यदि भारत अमेरिका का समर्थन देता है तो कहीं ना कहीं चीन विरोधी हो जाएगा, विश्व के कुछ राष्ट्र जो हैं वो भारत के विरोधी बन जाएंगे। ऐसे में यदि हम इस चाइना और अमेरिका का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो हम एक विकल्प अपना सकते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इस संगठन में हम हमारी भूमिका को बढ़ा दें, इन राष्ट्रों को हमारी तरफ और खींच लें और जिससे पूरी दुनिया में अमेरिका और चीन की गुट ये राजनीति को संतुलित किया जा सके। और कहीं ना कहीं जब हम ऐसा करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भारत है वो ग्लोबल पावर, वैश्विक शक्ति बनने की संभावना रखती है। दूसरा, प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व की राजनीति में भारत के हितों को बढ़ावा देना। हम लोग ब्रिक्स के माध्यम से क्षेत्रीय हित पूरे कर रहे हैं, एससीओ, इफ्सा, सार्क, इन संगठनों को छोड़कर यदि हम लोग बात करें तो ये वो सब संगठन हैं जो सीमित दायरे के हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति को भी ऐसा कर देते हैं कि आप केवल अपना हित सोचते हो। ब्रिक्स का मतलब 5 राष्ट्र अपना हित सोचते हैं, इफ्सा का मतलब 3 राष्ट्र अपना हित सोचते हैं, उसके बाद एससीओ चंद 20-30 राष्ट्र अपना हित सोचते हैं, 8 राष्ट्र मिलकर अपना हित सोचते हैं। तो दुनिया क्या चाहती है कि तुम इस समीकरण को खत्म करो, दुनिया चाहती है सबका विकास। तो कहीं ना कहीं जब हम उस सब के हितों की बात कर रहे हैं तो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन से हम विश्व की राजनीति में इतनी एंट्री कर सकते हैं कि हम विश्व की राजनीति से अपने हित को ढूंढ सकते हैं, अपने फायदे को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं कि हम तुम्हारा हित पूरा कर रहे हैं और उस हित में हमारा हित भी क्या हो जाएगा, पूरा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वैश्विक संगठनों में हमारी भी मांग है, क्योंकि हम भी शोषित हैं डब्ल्यूटीओ से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट प्राप्त करने के लिए। तो यदि ये मांग हम अकेले कर रहे हैं तो प्राप्त नहीं होगी, लेकिन यदि ये मांग हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच से करें, जैसा वो सभी लोग चाहते हैं कि विश्व के संपूर्ण संगठनों में परिवर्तन हो, तो उस मांग को यदि हम यहां से रखते हैं, इतनी बहुमत हमारे साथ होगी, क्योंकि विश्व के 2/3 राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हैं और 2/3 राष्ट्र यदि परिवर्तन की मांग कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदा है। काउंटर पॉलिसी फॉर चाइना, ये तो अमेरिका और चाइना के गुट की बात थी। यहां ऐसा भी है कि अकेला चीन को भी हम संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि जो एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में जहां चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है वही राष्ट्र अधिकतर गुटनिरपेक्ष में है और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में चीन समर्थक नहीं है। ऐसे में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का नेतृत्व यदि भारत करे तो एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में अपनी खोई हुई छवि को या अपनी पुनः शक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो कहीं ना कहीं चीन को संतुलित करने में या उसको घेरने में भी ये हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विश्व की दोगली नीतियों के हम भी शिकार हैं, जो परमाणु हथियार की नीति हो, क्योंकि एनपीटी पर साइन करने का दबाव है, पर्यावरण के मुद्दों पर अब धीरे धीरे हम विकासशील हो चुके हैं तो यहां भी हमारे ऊपर दबाव है, आतंकवाद को लेकर दोगली नीति है, दुनिया हमारे आतंकवाद को आतंकवाद मानती ही नहीं है। ऐसे में इन चीजों पर भी विश्व के सभी लोगों को एकजुट किया जा सकता है इस मंच के माध्यम से। जब हम ऐसा करते हैं तो विश्व का हित दिख रहा है कि उनका पूरा हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इससे हमारा हित भी क्या हो रहा है, पूरा। और अगली चीज, रिस्टोरिंग एंड डेवलपिंग ग्लोबल पावर। विश्व की अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति हमारी हुआ करती थी जब ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना था, वैचारिक शक्ति, लेकिन वो धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी हमारी आर्थिक या वैश्विक नीतियों की वजह से। लेकिन आज यदि हम इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सही से नेतृत्व कर लें, इन राष्ट्रों को हमारे मंच पर एकजुट कर लें, तो विश्व की शक्ति के तौर पर हम उभर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि समकालीन परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, एक बहुत बड़ा अभाव है एक बड़े नेता का, कि विश्व का संचालन कौन करेगा, इस पर किसी की सहमति नहीं बन रही। लोग अमेरिका विरोधी हैं, यूरोपियन संघ आपस में विरोधी है, चीन विरोधी है, रूस विरोधी है। ऐसे में भारत की जो छवि आज तक की सकारात्मक है, उस छवि का प्रयोग यदि हम इस मंच से आगे बढ़े, क्योंकि एक एक राष्ट्र को समझाना संभव नहीं है, इस मंच के माध्यम से जो यूएनओ के बाद विश्व का दूसरा बड़ा मंच है, ऐसे में मैं ये कहूं कि इस मंच से हम हमारे को एक वैश्विक शक्ति के तौर पर भी उभार सकते हैं। इमेज ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट, जहां तक मेरा मानना है कि वर्तमान सरकार चाहे अपने घर की समस्याओं का समाधान ना कर पा रही हो, लेकिन विश्व में इस मामले में छवि बना रही है, वो यह है कोविड-19।
वरना आप खुद सोचो, अमेरिका के ट्रंप को कहाँ आपत्ति है कि वो भारत पर टिप्पणी करे जिसने दवाइयां हमसे भीख में ली हैं। अब आप सोचो उस राष्ट्र ने भी टिप्पणी की, क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कोविड-19 में चाहे हमारी आंतरिक स्थिति क्या रही हो, लेकिन विश्व के एशिया और अफ्रीका के जो छोटे राष्ट्र हैं, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्य हैं, उन राष्ट्रों को हमने दिल खोलकर मदद की है। चाहे दवाई की मदद हो, चाहे उनको मेडिकल टीम्स का सपोर्ट हो, जितने भी प्रोटेक्टिव किट हो, सब कुछ खाद्य सामग्री हमने मदद की है। उन राष्ट्रों में कहीं ना कहीं भारत की छवि इस महामारी के दौर में भी बहुत सकारात्मक बनी है। अमेरिका की छवि दुनिया की लाशों पर आगे बढ़ने की है, चीन की छवि दुनिया के हितों को खराब कर कर खुद के हितों को बढ़ने की है। लेकिन भारत के लिए इस महामारी के संकट में इस छवि को सुधारने का एक बहुत बड़ा विकल्प मिल गया है, जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। साउथ टू साउथ कोऑपरेशन, दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाने के लिए, ताकि क्योंकि विश्व में दक्षिण दक्षिण का मतलब है जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं, इनको यदि एक मंच पर कर दिया जाए तो विश्व की 85% राष्ट्र यही हैं, और यदि 85% राष्ट्र एकजुट हो गए तो विश्व की हर परिस्थिति को परिवर्तित करने में सक्षम हो जाएंगे। इन सभी को एक को एकजुट करना संभव नहीं है। इनको इब्सा, सार्क जैसे संगठनों के माध्यम से एकजुट करना, कहीं ना कहीं इनके अंदर क्षेत्रवाद को बढ़ाना है, जो एकजुटता की भावना उसको कम करना है। लेकिन यदि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संगठन के माध्यम से इनको हम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा हित क्या होगा? पूरा। इनसर्कलमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इस पॉइंट को जब मैं लिखता हूं तो कुछ को आपत्ति होगी कि सर इतना कहां संभव है। पाकिस्तान की हालात वैश्विक संगठनों से थोड़ी बहुत चल रही है, अप्रत्यक्ष तौर पे मैं कहूं कि वहां से मदद है। अमेरिका जैसा गुट भारत के विरोध से अलग हो चुका है, पश्चिम एशिया के राष्ट्र अलग हो चुके हैं, और चीन जैसा राष्ट्र मदद करता है लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर अब वो भी धीरे धीरे पीछे हट रहा है, या ये कहूं कि केवल भारत को धमकाने के उद्देश्य से थोड़ी बहुत मदद करता है। ऐसे में इस पाकिस्तान को सुधारना बहुत जरूरी है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं क्योंकि पहले हमें हमारा हित देखना है। यदि हम इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जाते हैं तो ये पाकिस्तान खुद इसका सदस्य है, और यदि ये अपने उद्देश्यों से ये संगठन काम करेगा तो उन सभी उद्देश्यों के विपरीत काम करता है पाकिस्तान, तो विश्व के सभी राष्ट्रों का दबाव इस पर बनेगा। उस दबाव से विश्व के बचे खुचे राष्ट्र भी इससे दूरी बनाएंगे, बचे खुचे संगठन भी दूरी बनाएंगे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट वर्ल्ड आफ्टर यूएनओ, कि यूएनओ में तो हमें जगह के लिए हम बार बार मांग कर रहे हैं, वहां तो हमें जगह नहीं मिल रही, पर उस मांग को भी अच्छे से इस संगठन से पूरा किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विश्व में यह साबित किया जा सकता है कि विश्व में वास्तव में भारत शक्ति है। क्यों? क्योंकि यदि हम इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करें तो इस संगठन में यदि वर्तमान परिस्थितियों में भारत अपनी रुचि दिखा दे तो भारत के लिए ऐसा वैक्यूम यहां हो जाएगा, क्योंकि इसके सभी सदस्य राष्ट्रों में सबसे प्रभावी राष्ट्र जो वर्तमान में है वो भारत है। तो यदि भारत इसका नेतृत्व सही तरीके से कर ले तो विश्व में भारत अपना नेतृत्व कायम करने में सक्षम रहेगा। इतने पॉइंटों को यदि हम मिला दें, 5 पॉइंट यहां पर है और 5 पॉइंट मैंने आपको यहां बताया, 10 पॉइंट मिलाकर आपको जो मुश्किल से 100 शब्द लिखने हैं केवल इन चीजों पर, और मैंने सारी चीजें समझा दी आपको अच्छे से कि क्या प्रासंगिकताएं संभव है। अब सवाल यह है कि इसके बाद एक निष्कर्ष हम लोगों को लेना है कि क्या संभव है। पहला तो यह है कि एक ऐसा संगठन है कि इस संगठन को विश्व को संतुलित करने में, संतुलित करने का मतलब है विश्व के हितों को पूरा करने में, भारत के हितों को संतुलित करने में, क्लियर है, और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं समकालीन, उन परिस्थितियों को प्राप्त करने में, लाभ उठाने में, इससे बड़ा मंच वर्तमान में कोई नहीं है हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है विश्व को बहुध्रुवी बनाने में, ठीक है, या विश्व के जितने भी संगठन हैं उनके अंदर स्वतंत्रताएं लाने में, निष्पक्षता लाने में, भारत को वैश्विक शक्ति बनाने में, कोविड-19 जैसे संकट में, और गुटीय राजनीति में चीन अमेरिका का समाधान करने में। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि मेरा ये मानना है कि वर्तमान की परिस्थितियों ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, जिसमें कोविड-19 भी मैं शामिल मानता हूं, कि इन परिस्थितियों ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन 2.0
की शुरुआत की जा सकती है। जैसा 1961 में भारत के नेतृत्व में विश्व के तीसरे राष्ट्रों के विकल्प के तौर पर एक संगठन विकसित हुआ था, आज इस संगठन की इतनी प्रासंगिकता है कि यदि भारत इस 2.0 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नए रूप को अच्छे से अगर निखार दे तो भारत के हित भी पूरे होंगे और इस मंच से भारत अपने सभी विदेश नीति के हित को पूरा करने में सक्षम रहेगा। तो एक वीडियो एनालिसिस था, कैसा लगा ये जरूर आप लोगों को बताना है ताकि हमारे हौसले बढ़ते रहें और हम लोग निरंतर इसी तरीके की वीडियो एनालिसिस के माध्यम से आपको आंसर राइटिंग के सेशंस उपलब्ध करवाएंगे। और आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी भी बार देखें, लेकिन ये शुरुआत में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको ताकत विश्वास दिलाता हूं कि आप ये जब 10-15 सवाल कर लेंगे तो आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी इस तरीके के आंसर को बेहतर तरीके से लिखने की। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि, और आप अपनी तरफ से भी कोई सवाल भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सप्ताह में एक दिन आपका सवाल भी लिया जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं ताकि चीजों को हम लोग अच्छे से प्राप्त कर सकें। इस तरीके के एनालिसिस को देखने के लिए देखते रहिए AB+ TV। ये विशेष कार्यक्रम जो है वो बुडानी IAS के सहयोग से संचालित होता है।